नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ लाख की चूड़ियाँ, जो आपके बसंत भाग 3 में है, कक्षा 8। इसमें लेखक हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं कामतानाथ, जो इनके मामा के गांव में एक बदलू रहते थे। उन्हीं की कहानी ये बता रहे हैं इस चैप्टर में। वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लेखक उनको बदलू काका कहता था, जबकि उसको कहना होता था बदलू मामा कहना था, क्योंकि वो उसके मामा के यहाँ के थे। लेकिन लेखक जैसे उसके मामा के गांव के लोग उसको कहते थे, वैसे लेखक भी उनको बबलू मामा ना कह करके बबलू काका कहने लगा था। और उनकी लाख की चूड़ियाँ और उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में लेखक इस चैप्टर में बताता है कि बदलू जो था वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांच की चूड़ियों की तरीके से उसका भी व्यक्तित्व ऐसा है कि जो जल्दी से टूट जाए, ऐसा नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें सब समझ में आएगा कि कैसे इस मशीनी युग ने जब कांच की चूड़ियाँ बनने लगी तो लाख की चूड़ियाँ बंद हो गई बिकना, और वो महंगी भी होती थी। तो बदलू का जो रोज़गार था वो छिन गया। तो फिर बदलू का जीवन यापन कैसे होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं बच्चों, पढ़ें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सबसे पहले तो हम लाख की चूड़ियों की बात करते हैं बच्चों। लाख की चूड़ियाँ वही होती हैं जो प्राकृतिक तौर से, जैसे आप कांच की चूड़ियाँ हैं, ऐसे लाख की चूड़ियाँ नहीं होती थी। कांच की चूड़ियाँ तो टूटने पर आपके पास अगर चुभ जाएँ तो आपके अंदर से ब्लड भी आ सकता है। लेकिन जो लाख की चूड़ियाँ थी वो जैसे कीड़े, बेर के कीड़े होते हैं, या पलाश का वृक्ष जो होता है, या पीपल होता है, गूलर, खेर जैसे पेड़ों की टहनियों में ये पाए जाते हैं, और इसी की स्किन से ये लाख बनता है। इनके कीड़े जब इस पर मर जाते हैं, उन्हीं से लाख बनता है। और उसी को बदलू या लेखक के जो दोस्त थे वो ले आकर के बनाते थे। उसी से चूड़ियाँ बनाते थे, तो उसी के नाम पर लाख की चूड़ियाँ लेखक इस चैप्टर का नाम रखा है। तो हम पढ़ते हैं बच्चों। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये लेखक कह रहा है कि जो बदलू था उसे पूरे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? बदलू। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। गोलियां मतलब उन्हें कंचे, वो लाख की गोलियां लेखक को बना के देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें, जो मतलब किसी बच्चे को खुश कर दें। इन्हें अपने मामा के घर जाना या मामा के गांव जाना सबसे अच्छा लगता था। किस लिए? इसलिए उन्हें वहाँ कांच की सुंदर सुंदर गोलियाँ मिलती थी। उन्हें कांच की सुंदर सुंदर, वो लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ मिलती थी, और उसे बना के देते थे इनके बदलू। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहा करता था। ये लेखक खुद बता रहे हैं कि वो मेरे मामा के गांव का था, तो मुझे उसे बदलू मामा कहना था, लेकिन वो बदलू काका कहते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, तो बदलू का ऐसा उसके मामा के गांव के सभी बच्चे कहते थे, तो लेखक भी वही चीज़ कहने लगा, बदलू काका। गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। मतलब बदलू के घर और उसके रहने सहने का वो बता रहे हैं कि कैसी उसकी परिस्थिति थी। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। इसके नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें लाख पिघलाया जाता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के
मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। लाख को जब पिघला लेता था तो उस लकड़ी पर ले जा करके उसे पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, जिसमें लाख की चूड़ियों का साइज बनाया जाता है या चूड़ियों की साइज बनाई जाती थी, उसी को बेलन नुमा मुंगेरियाँ बोलते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब सारी चूड़ियाँ बन जाती तो उन पर फिर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ कर किया करता। यह जो काम करता बदलू उसे एक मचिए पर, मचिए मतलब एक छोटा सा खटिया जिसे बोलते हैं उसी को, जो बहुत ही पुरानी थी, जो उसका मचिया था वो भी बहुत पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। ऐसा लेखक बता रहे हैं, उसका पूरा जो उसको देखे थे वही उसे बता रहे हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहे हैं मेरा जो दोपहर का समय था अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता, लेखक को बदलू लला कहा करता, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता और मैं उसे घंटों भर ऐसे बैठ करके उसके चूड़ियाँ बनाते हुए मैं देखता है। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता है, मतलब वो रोज़ 4-6 जोड़े चूड़ियाँ जरूर बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। ऐसा लगता है नववधू मतलब जिसकी नई नई शादी हो, जब बेलन चढ़ा लेता था तो उसको ऐसे देखता था चूड़ियों को। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ीहार, जो चूड़ी बनाता है उसी को मनिहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब उसके पापा भी करते थे, उसके पापा के पापा भी करते थे, मतलब उसके पूर्वज भी यही करते थे, उसी को बोलते हैं पैतृक पेशा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। जो बदलू था वो अच्छी चूड़ियाँ बनाता था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। जो चूड़ियाँ बनाता था वो बहुत जल्दी बिक जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जो उस गांव की औरतें थी वो तो पहनती थी, और जो पड़ोस के गांव की थी औरतें वो भी उससे ले जाती थी चूड़ियाँ खरीद कर। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू स्वभाव से मतलब बहुत सीधा था, किसी से झगड़ा लड़ाई करना नहीं था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद का पकड़ जाता था। जिद पकड़ मतलब ठान जाता था या ठान लेता था। जीवन भर चाहे कोई मुझसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब अगर कोई उसे मुफ्त में चूड़ियाँ उधार लेकर गया रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विवाह का अगर समय है या विवाह के अवसर पर कोई उससे चूड़ियाँ ले जाता था तो वह पूरा का पूरा उससे वसूल लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया था बबलू, ऐसा लेखक बता रहे हैं कि उसके मामा के यहाँ, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब बड़ी मशक्क़त होने लगी उसको मनाने में, जल्दी वो मान नहीं रहा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ऐसा मतलब कि जो जोड़े की चूड़ियाँ बनाता उसके लिए ये सब सारी चीज़ें उसको मिलती बदलू को। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, मतलब गुस्सा था, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब लाख की चूड़ियों, जब कांच की चूड़ियाँ आई तो उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे कांच की चूड़ियों से ही था। अगर इस संसार में उसे कभी भी कोई गुस्सा आए तो सिर्फ और सिर्फ कांच की चूड़ियों से था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो
वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो अंदर ही अंदर कुढ़ उठना मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा कर जाता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, कभी कभी दो चार बातें उनको सुना भी देता जो पहन रखा होता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, लेखक से वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब लेखक से ऐसे वो पूछते थे बदलू कि शहर का जीवन कैसा है, और आपके घर का हाल कैसा है, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला। जब लेखक ये बताता कि शहर में तो सारे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, शहर की तो बात और ही अलग है लला। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, ऐसा वो व्यंग कर रहा है, ऐसा मजाक उड़ा रहा है। लाख की चूड़ियाँ मतलब मोच ना आ जाए, मतलब उनका मतलब इतना वजन, ऐसा बता रहे हैं कि लाख की चूड़ियाँ वो पहन लेंगी तो वो दब जाएंगी, इतना वजन होता है उनका। उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, ऐसा वो बदलू कह रहा है कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहन लेंगी तो उनको मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, मतलब सेवा भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़, ये कह रहे हैं जब उसके यहाँ दूध होता तो वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। अगर जब आम का सीजन होता था या आम का मौसम होता था तो वो उसके यहाँ से आम भी खा आते थे लेखक। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। इन सब के अलावा लेखक को सबसे अच्छा इसलिए लगता था कि वह उसके लिए एक दो गोलियां बना देता था रोज़। मैं बहुधा मतलब हर समय हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, मतलब हर समय या हर गर्मी में अपने मामा के यहाँ लेखक कह रहे हैं हम चले जाते थे। और एक आध महीने मतलब एक या आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, मतलब एक आध महीने रहता फिर वहाँ से वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई या ट्रांसफ़र हो गया इनके पिताजी का, लेखक के। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका, मतलब कुछ दिनों तक मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था 8-10 वर्ष बाद जब गए कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, मतलब लाख की गोलियाँ या कंचे में इनकी रुचि अब नहीं रह गई, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा गोलियों में। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक 8-10 साल बाद अपने मामा के यहाँ गए, लेकिन वे कई दिन हो गए उन्हें बदलू का कोई ध्यान नहीं आया। मतलब इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। उन्होंने देखा गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं, तो बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे अचानक बदलू का ध्यान हुआ आया, मतलब इन्हें बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। बदलू के लेखक के साथ ऐसा हुआ कि उसके छोटे मामा की लड़की आंगन में फिसल कर गिरी और कांच की चूड़ियाँ उसके हाथ में चुभ गई या घुस गई, और जिसकी वजह से उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा उसे बदलू का ध्यान आ गया, बदलू का याद आ गया, बदलू को वो याद किया और मैंने सोचा कि उससे मिला हूँ। लेखक सोचा कि मैं बदलू से अब मिला हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम पर एक खाट के नीचे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया,
उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू उससे बोला, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मतलब देखता रहा। लेखक को बदलू पहचान नहीं पाया। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था मैंने अपना परिचय दिया। लेखक बताया कि मैं हूँ जनार्दन काका। उसका बदलू का नाम था जनार्दन। लोग उसको बदलू काका काका बुलाते थे, तो लेखक भी बुलाता था। लेखक अपना परिचय ये बताया कि मैं आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अपनी स्मृति मतलब अपनी यादाश्त पर, अतीत मतलब भविष्य ओ बीते हुए पल को याद कर रहा था। अपने मस्तक पर, अपने स्मृति पर याद को ऐसा उतार रहा था, बीते हुए पल को। और तब वह एकदम बोल पड़ा, अचानक से बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। अब बदलू पहचान गया लेखक को। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। लेखक बोला, काका मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ऐसा लेखक उत्तर दिया कि हाँ हाँ, इधर आना नहीं हो सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्ठी। लेखक ऐसा देखा। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, मतलब लाख की चूड़ियाँ बनाने का। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। लेखक बदलू ऐसा बोल रहा है कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई ले तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मतलब बदलू कह रहा है कि अब तो हर काम मशीन से होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब जो सुंदरता है, जो अच्छी चूड़ियाँ उसमें मशीन से हो जाती हैं, अब उसमें लाख की चूड़ियों में कहाँ होती है। ऐसा उन्होंने बोला, वो भी व्यंग किया है। लाख में कहाँ संभव है ऐसा, लाख की चूड़ियों में कहाँ है कि जो अच्छा लगे, ऐसा उन्होंने लेखक को बोला। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। ऐसा कहते हुए उसे खांसी आई और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को ऐसा लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, मतलब बूढ़ा हो चला था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जब बूढ़ा हो चला था तो ऐसे नसें दिख रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसा लेखक बोला, वो बदलू बोला। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, मतलब बहुत बड़ा दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काट दिए का मतलब कितने का रोजगार छीन लिए। जैसे उसमें एक था बदलू। अगर मशीन युग नहीं आया होता तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता रहता और वो अपना काम भी करता रहता। इस वजह से मशीन युग आ गया तो उसके हाथ काट लिए गए, मतलब उसका अब लाख की चूड़ियाँ नहीं बना पा रहा है, जिसका मतलब यही हुआ कि उसके हाथ काट दिए गए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर फिर सन्नाटा रहा जो उसे अच्छा नहीं लगा। लेखक को, आम की फसल अब कैसी है काका, लेखक पूछा। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। मतलब अब वो चूड़ियों से हट करके लेखक ऐसे खुद ही पूछ लिया, आम की फसल कैसी है काका इस बार। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, ऐसा बदलू कहा। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। मुखातिब मतलब उनकी ओर मुड़ करके बोला कि मुझे माफ़ करना, मुझे आम खिलाना तुझे मैं भूल गया। ऐसा अपनी बेटी को आदेश दिया कि लला के लिए आम ले आओ। उनकी बेटी का नाम था रज्जो।
किसकी? बदलू की। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ऐसा बदलू बोला। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। लेखक ऐसा कहा, इतने में कहाँ खा पाऊँगा। वाह वाह, और हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। मतलब अगर लेखक एक खाता था, एक खाया, तो बदलू कहता तो मैं इसको 4 खा सकता था, तुम्हारी उम्र का रहता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक उत्तर दिया कि आप लोगों की बात और थी। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल का यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी वाले मतलब एक वैरायटी होती है आपकी, वही बोल रहे हैं कि इनको देना, और उनसे पूछ भी रहे हैं कि कैसे हैं, थोड़ा बताना हमें। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब हथेली में। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर रुक गई, मतलब उसका निगाह उसकी कलाइयों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब जम रही थी, अच्छी लग रही थी उसकी बेटे की हाथ में। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। मतलब बदलू ये बोला कि जो उसकी बेटी के हाथ में चूड़ियाँ थी उसी को बताया कि ये आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आओ। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर वो ऐसा जोड़ा बनाया था जो उसे 10 आने में खरीद रहे थे, तो वो कहा मुझे देना ही नहीं, आप बाज़ार से दूसरा ले लो या शहर से दूसरा ले लो। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ऐसा कामतानाथ जी कह रहे हैं कि मैं आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर बाद चला गया। और उन्हें लेखक को ये खुशी हुई, ये प्रसन्नता हुई कि बदलू जो है वो हार कर भी हार नहीं माना। मतलब उसका रोज़गार चला भी गया, फिर भी वो हार नहीं माना। उसका व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं है जो आसानी से टूट जाए, ऐसा लेखक बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम इसके प्रश्न अभ्यास को किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।